हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार हम उसको थ्रू कर लेते हैं। अगर आपने पहले से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर रखा है अच्छी बात है, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और इन सारे क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है डिफाइंड प्लान। प्लान होता क्या है? क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है आपका वो 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग बात करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लान है क्या। तो प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल of scheme program and strategy work out in a advance for fulfilling an object। देखो, कोई भी गवर्नमेंट आती है 5 ईयर के लिए तो कहीं ना कहीं उनके कुछ काम वगैरह होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी होती है जिनके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। ठीक है ना। तो उन्हीं को हम प्लान कहते हैं। तो प्लान एक तरीके का डॉक्यूमेंट पे शो वो सारी डिटेल डॉक्यूमेंट पे, बाद में उन्होंने उसको किया या नहीं किया उससे पता नहीं, बट अगर डॉक्यूमेंट पे ये शो हो रखा है कि हमें ये प्रोग्राम चालू करना है, इसे स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इसको चालू करने में, तो वो सारे ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं प्लान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें आपको जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से ये दिखने को मिल जाएगा कि व्हाट आर द मिरेकल HYV सीड। इसको हम मिरेकल सीड्स भी बोलते हैं और HYV की फुल फॉर्म होती है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड विच कंबाइन विद द अश्योर विद वाटर सप्लाई फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड etc वुड बी रिजल्ट हाई प्रोडक्शन ऑफ द लेवल। इसका मतलब सिंपल सा आप देखिए कि ये जो आपका मिरेकल सीड है ये तभी काम करती है, यानी ये बीज तभी काम करती है जब आप इसे प्रॉपर, इसमें वाटर सप्लाई प्रॉपर आप दो, फर्टिलाइज़र अच्छे से आपको करना है और इंसेक्टिसाइड जो है ना वो आपने प्रॉपर ही कीटनाशक दवाई वगैरह अच्छे से इसमें डाल के, तभी आपका जो प्रोडक्शन लेवल है वो हाई होगा। तो आपसे अगर HYV सीड के बारे में पूछे तो कहीं ना कहीं आप इसका जवाब दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हम जब भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मुंह से निकल जाता है HIV है, HYV है ये, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। व्हाट इज़ द मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेबल सरप्लस होता क्या है, ये भी एक मार्क्स में पूछ सकता है। तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज़ सोल्ड ऑन मार्केट बाय द फार्मर। मार्केटेबल सरप्लस का मतलब ये होता है कि सपोज़ करिए आप कोई भी खेती कर रहे हैं, कोई भी आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो जितना आप डोमेस्टिक नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं, बाकी का जो बचेगा वो आप मार्केट में एज अ सरप्लस जो है मार्केट में आप सोल्ड कर देंगे। चलिए अब आते हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है कि व्हाट इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन, वाई वाज इट्स इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ डिड इट बेनिफिट द फार्मर, एक्सप्लेन। पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, तो अगर हम इसका पढ़ें तो कह रहा है दी स्ट्रैटेजी विच वाज द लॉन्च इन अक्टूबर 1965। ये आप 1 नंबर के लिए मार्क कर लीजिए कि जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है वो अक्टूबर 1965 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। जिसमें क्या था, हैज़ बीन गिवन डिफरेंट नेम्स सच एज अ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी और सीड फर्टिलाइज़र वाटर टेक्नोलॉजी। जो ही मैंने बोला HYV सीड्स के रिगार्डिंग हमारा जो काम था वो ये था कि एग्रीकल्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना, यानी प्रोडक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। इस बात में हम बात कर सकते हैं। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ वो हम यहाँ नीचे चेक कर सकते हैं, जो कि ये पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। आप चाहो तो आप अपनी तरफ से पॉइंट लिख सकते हो, वरना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप ये जो आंसर लिखे हुए हैं इसे ही आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है इंक्रीज इन इनकम, यानी
ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, इंक्रीज, यानी फार्मर की जो इनकम है वो इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगा ये देखिए, कह रहा सिंस द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लिमिटेड टू वीट एंड राइस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर, तो इट्स बेनिफिट वर एंजॉय बाय वीट एंड राइस। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वीट और राइस पे ही पड़ा है, बाकी और कोई भी जो क्रॉप्स वगैरह थे उन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो इन्हीं का ही जो बेनिफिट जो है फार्मर्स को मिला और जिससे उनकी इनकम अर्न हुई। और आपने अगर देखा हो तो जो पंजाब के किसान हैं और जो हरियाणा के किसान हैं, देखे होंगे कितने रिच होते हैं, उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया है। बाकी आप देख लो बिहार साइड, झारखंड साइड, उड़ीसा साइड आप देख सकते हो क्या हालत है। उसके बाद कह रहा है इम्पैक्ट ऑन सोशल रिवोल्यूशन, कह रहा है अलोंग विद द इकोनॉमी रिवोल्यूशन देयर वाज द सोशल रिवोल्यूशन, the old social benefit and custom were destroyed and people were willing to accepting change in technology, seeds and fertilizer। यानी कह रहा है इम्पैक्ट ऑन सोशल रिवोल्यूशन, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये आया। देखो पहले क्या होता था ना कि अभी भी कहीं ना कहीं धारणा ये होती है कि हम अपनी ज़मीन पर ये केमिकल वगैरह की खेती नहीं करेंगे, इससे ज़मीन बंजर हो जाएगी, ये मतलब एक माइंड में कोई धारणा होती है ना, वो चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जगाया और उन्हें कहा गया कि भाई आप इस तरीके की भी खेती कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी चेंज करिए, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद कहता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, तो इसके बारे में मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वाई वाज इट नेसेसरी फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू फॉलो सेल्फ रिलायंस एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कोई भी प्लान बनाती है उसमें कहीं ना कहीं हम एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, और सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना। तो ये किस तरीके से एक नेसेसरी है यानी ज़रूरत है, कह सकते हैं कि ज़रूरी है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए, लाइक इंडिया। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, नॉट अ डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो देखिए इसमें कह रहा है ऑन द इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज अ पुअर स्टेगनेंट एंड द बैकवर्ड, ये हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है देयर वाज हैवी इम्पोर्ट एंड फूड ग्रेन, इट वाज इम्पॉर्टेंट टू सेल्फ रिलायंस। कहीं ना कहीं हाँ इंडिया जो है देयर वर हैवी इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट टू द सेल्फ रिलायंस। कहीं ना कहीं कुछ फूड ग्रेन्स के लिए हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, ठीक है ना, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम उस चीज़ में क्या बने, आप आत्मनिर्भर बने। अब उसके लिए क्या फीचर्स है, ये पॉइंट्स कुछ लिखे हुए हैं, आपको ये अगर थोड़े धुंधले लिख रहे हैं तो मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ, मे बी मेरे को भी थोड़ा थोड़ा धुंधला लिख रहा है तो मैं इसको आपको डिक्टेट कर देता हूँ। डिक्टेट में पहला है सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन। देखो कहीं ना कहीं अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो उन सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन, कहीं कहीं खाद्य पदार्थों में तो कहीं ना कहीं हमें जो है ना आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, दूसरे कंट्री से क्यों मांगे भाई, है ना। दूसरा कह रहा है फॉल फॉरेन एड एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। यस, कहीं ना कहीं इम्पोर्ट भी धीरे धीरे कम हुआ है, अब हम फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेबल नहीं है, विच इज़ पॉसिबल व्हेन देयर इज़ अ ग्रोथ इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर हम घर में ही उस चीज़ का प्रोडक्शन करें यानी इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन करें तो हमें फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। रेज इन एक्सपोर्ट, हाँ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा और प्रोडक्शन करें तो हम इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड रेज इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और कहीं ना कहीं हम जो है इंडस्ट्रीज़ में कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वाई पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन अ इंडस्ट्री ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। कह रहा है कि वाई पब्लिक सेक्टर गिवन अ लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। जब आपको ये क्वेश्चन जब आप देखते हो माइंड में तो कहीं ना कहीं आपको वो बात याद आ जानी चाहिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 72% से लेके 75% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेबल थे, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। उसकी वजह लैक ऑफ कैपिटल था। लैक ऑफ कैपिटल मतलब पैसे उस समय इतने नहीं थे जो कोई इन्वेस्ट कर सके, और डर भी रहते कहीं ना कहीं चेंजेस को लेके। तो
उसमें क्या क्या था कि सरकार ही क्यों उस समय आई, यानी पब्लिक सेक्टर को ही क्यों आगे आना पड़ा इंडस्ट्रियल के रिगार्डिंग। तो उसकी वजह ये है कि क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ही इस चीज़ को कर सकती थी। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह डेवलप करना था तो वो गवर्नमेंट ही इस चीज़ को कर सकती थी। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, ठीक है ना, प्राइवेट अगर इन चीज़ों को करते, अगर प्राइवेट इंडस्ट्रियलाइजेशन लाते तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट के बेसिस पे काम करती है ना। प्रॉफिट के बेसिस का मतलब वो सोशल वेलफेयर तो करती नहीं, वो क्या करते फिर, वो करते आपका प्रॉफिट के, मेन मोटिव उनका होता प्रॉफिट। तो उस चीज़ को भी ध्यान में इसमें रखा गया। उसके बाद कह रहे हैं डेवलपमेंट बैकवर्ड एरिया हो गया, टू प्रोवाइड इक्वालिटी इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी गवर्नमेंट को आगे आना था। एंड टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो कि अभी हमने ऊपर सेल्फ रिलायंस में पढ़ा ना कि हम इम्पोर्ट को प्रमोट नहीं करते, हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना था। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो, डिट्टो आप लिखोगे पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके, नहीं 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 2 क्वेश्चन है, ठीक है ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल सब्सिडीज इनकरेज फार्मर टू यूज न्यू टेक्नोलॉजी, दे आर ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस, डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ सब्सिडीज इन लाइट ऑफ द फेयर। देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज़ देती है फार्मर को, किस चीज़ के लिए, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को अपनी खेती में इस्तेमाल कर सके, फार्मिंग में, ठीक है ना। तो उससे क्या गवर्नमेंट के फाइनेंस पे बर्डन पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई। आपको पता है गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है तो अपने जेब से दे रही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस, गवर्नमेंट के फाइनेंस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये चीज़ लिखी हुई है कि सब्सिडी इज़ एन इम्पॉर्टेंट, या कह दो सब्सिडी इज़ इकोनॉमिक बेनिफिट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के 2 तरीके के होते हैं। Granted by the government to domestic producer of a goods or service, often to strategy and their competitive position against the foreign company। देखो ये सब्सिडीज इसलिए दी जाती है क्योंकि आपको पता है जब 1991 में यहाँ पर जैसे ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें कोई भी फॉरेन कंपनी अब इंडिया में जो है ना क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनसे बचाने के लिए, उनकी कंपटीशन से बचाने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है ये सब्सिडीज़ फार्मर को दे रही थी, ठीक है ना। तो जब ये सब्सिडीज़ फार्मर को मेन देने का मेन मोटिव यही था ताकि वो जो है फॉरेन कंपनी से जो है कंपटीशन कर सके, क्योंकि अब ये भी फिर इन्हें भी नई नई टेक्नोलॉजी मिल जाती तो बेनिफिट इसका ज़रूर मिलता। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर इसके पढ़िए, कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्सप्लेन हाउ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन बी प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। कह रहा है एक्सप्लेन कैसे जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो उसका आपका जवाब यहाँ पर देख सकते हैं, द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशनिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड 5-year प्लान। अब यहाँ से एक MCQ का क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो कब से शुरू किया गया था, 1956 से 61 में, यानी सेकेंड 5-year प्लान में, ठीक है ना। FYP मतलब 5-year प्लान, टिल द 7th 5-year प्लान 1990, और ये यहाँ तक चला। द स्ट्रैटेजी इज़ अ बेस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं इम्पोर्ट को ख़त्म करना था, इम्पोर्ट के जगह एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था, ये मेन मोटिव था। खैर अभी भी हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेबल हैं, तो सच्चाई कुछ और है। इट हेल्प टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय रिड्यूसिंग इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। देखो फॉरेन एक्सचेंज का एक सिंपल सा लॉजिक है, ये है कि आप जितना इम्पोर्ट करोगे आपको फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ेगा। ये जितने भी ऑफलाइन के बैचेस थे उसमें मैंने ऑलरेडी बड़े अच्छे से समझा रखा है कि फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो बस मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सिंपल सा ये समझिए कि जब हम किसी कंट्री से सामान खरीदते हैं तो बदले में हमें उसे अपनी गांधी जी का नोट थोड़ी देना पड़ेगा, हमें तो फिर उनको उसी करेंसी में पे करना पड़ेगा जो कि उनकी कंट्री की जो करेंसी होगी। तो कहीं ना कहीं इससे फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज पे इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं हुई तो हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे सपोज़ करिए मेरे पास अगर डॉलर है
तो मैं $1 की पेमेंट के बदले $1 दूंगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं कहीं मैं $1 के बजाय 75 रुपये दे रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी करेंसी जा रही है। यही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। तो ये कह रहा है सेव करना, यानी कहीं ना कहीं अगर हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूशन कर दें तो कहीं ना कहीं हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो सेव रहेगा। एंड यूज़ फॉर डेवलपमेंट इंपोर्ट सच अ कैपिटल गुड्स, और इसका इस्तेमाल जो है हम इंपोर्ट तो करें लेकिन कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स मींस जैसे मशीन वगैरह हो गई, टेक्नोलॉजी वगैरह हो गई, अगर हम विदेशों से मंगाएंगे तो उसका अच्छे से जो है इस्तेमाल कर लेंगे। इट क्रिएटेड अ प्रोटेक्टेड मार्केट एंड लार्ज डिमांड फॉर अ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड, ताकि हम इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को कर सके और इनके डिमांड की फुलफिल कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया है। ये चैप्टर नंबर 2 था। चैप्टर नंबर 1 मैंने इंडियन इकोनॉमी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 हैं और यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आपको और कुछ नहीं करना है, आपने प्रॉपर इसको गो थ्रू कर लेना है और गो थ्रू करने के बाद आपने एग्ज़ाम में जाना है। अगर मेरे पास वक्त मिलेगा आपको 1-1 मार्क्स के भी क्वेश्चन जो है ना आपको रिवीजन करा दूंगा, ताकि आप जो है उसे अच्छे से दे सके एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय।